नमस्कार साथियों, अनअकैडमी की एनसीईआरटी सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं इकोनॉमी की एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक पर, जो कि कक्षा 10 की पुस्तक है। और इससे संबंधित जो अध्याय हैं उसमें से लगभग सभी अध्याय हमने कवर कर लिए हैं, केवल एक अध्याय को छोड़ करके, जो कि उसका 5वां अध्याय है ना, जो है फिफ्थ उसका चैप्टर है। और आज की क्लास में हम उसका फिफ्थ चैप्टर कंप्लीट करने की यहाँ पर और उसको समझने का प्रयास करेंगे। उसमें किस तरह की बातें हैं, किस तरह के मुद्दे हैं। तो पिछले जो अध्याय थे वो आपने पूरे कर लिए हैं, जैसे कि विकास। तो किसी भी आर्थिक प्रक्रिया में या किसी भी अर्थव्यवस्था में विकास किस तरह से होता है, क्या इसके उद्देश्य हैं, विकास के पैमाने या मानक क्या हो सकते हैं, इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो इस अध्याय में कवर किए गए हैं। अगला अध्याय है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। मैं बेसिकली एक ओवरव्यू दे रहा हूं उन बच्चों को जो दोबारा से आकर के इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। मैंने आपको समझाया है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक क्या क्या हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, यानी आपका कृषि बेसिकली। सेकंड आपका इंडस्ट्री यानी उद्योग। और तीसरा है आपका सर्विस सेक्टर अर्थात सेवा क्षेत्र। उसके बाद आप आओगे किसी भी इकोनॉमी के अगले चैप्टर पर, यानी मुद्रा और साख पर। आखिरकार मुद्रा क्या होती है, मुद्रा की व्यवस्था क्यों शुरू की गई, लेन देन में, विनिमय में अर्थात एक्सचेंज में मुद्रा किस तरह से उपयोगी है। दूसरा आता है साख अर्थात क्रेडिट। क्रेडिट से एक अर्थ ऋण लेने से हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऋण किस तरह से ले सकता है। तो ऋण लेने के लिए अलग अलग तरह की संस्थाएं मौजूद है, बैंकिंग प्रणाली है। आप गांव के एरियाज में देखते हैं कि लोग साहूकारों से ऋण लेते हैं। तो ऐसी बहुत सी व्यवस्थाएं हैं जो संचालित हैं। अब कौन सी व्यवस्था बेहतर है, साहूकार की या बैंक की, वो यहाँ पर सवाल बनता है। उसको इस चैप्टर में हमने कवर किया है। और बैंक से ऋण लेने के क्या लाभ हैं, साहूकार से ऋण लेने के क्या नुकसान है, क्या मजबूरियां हैं कि लोग बैंकों से ऋण नहीं ले पाते। तो इसको अगर आपको सीखना है तो अध्याय 3 जा करके देखिए, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के लिए अध्याय 2 और अध्याय 1। इसके पहले जो अंतिम क्लास हुई है उसमें अध्याय 4 अर्थात तो वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था का उससे एकीकरण हमने उसमें डिस्कस किया है। तो वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर आज का विश्व आपको इतना जुड़ा हुआ दिखाई देता है ना। आपको कई तरह के ब्रांड्स आज भारतीय बाजारों में दिखाई देते हैं। आपको अलग अलग देशों से मंगाए गए उत्पाद आज भारत के बाजारों में दिखते हैं। तो वैश्वीकरण की क्या प्रक्रिया थी, भारत उससे किस तरह से जुड़ा, कहाँ पर भारत को लाभ है, कहाँ पर नुकसान है। और न केवल भारत को, अगर आप और थोड़ा माइक्रो लेवल पर आकर के देखेंगे, है ना, माइक्रो लेवल पर आकर के देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि वैश्वीकरण से अर्थात ग्लोबलाइजेशन से सभी को समान रूप से लाभ नहीं हुआ। कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको इससे लाभ हुआ, वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जिससे वैश्वीकरण का नुकसान उनको उठाना पड़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उपभोक्ता अधिकार अध्याय 5। ठीक है, कंज्यूमर राइट्स, आपने सुना होगा कंज्यूमर राइट्स के बारे में। ठीक है, तो इस पर आज चर्चा करेंगे कि उपभोक्ता अधिकार आखिरकार होते क्या है। तो सबसे पहले एक सवाल ये होगा कि उपभोक्ता क्या होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोग बाजार से बहुत सारी चीज़ों को खरीदते हैं, है ना। कई लोग ऐसे होंगे जो चीज़ों को बेचते हैं। तो एक ही व्यक्ति एक समय पर उपभोक्ता भी हो सकता है और सेवा प्रदाता भी हो सकता है। अर्थात जो व्यक्ति किसी चीज़ की सेवा दे रहा है वो सेवा प्रदाता है। उपभोग आप किस चीज़ों का करते हो, आप वस्तुएं खरीदते हो यानी वस्तुएं। दूसरा सेवाएं, यानी आप सर्विसेज लेते हो, उपभोग करते हो। जैसे आपके पास जियो का मान लीजिए कोई फ़ोन है, एयरटेल का कोई सिम है, जिसकी आप सेवाएं ले रहे हो, किसी भी नेटवर्क संचार कंपनी की आप सेवाएं ले रहे हो। आपने घर पर वाईफाई लगाया हुआ है ना, आप सर्विस ले रहे हो। आपके घर में टेलीविज़न है, तो आप टेलीविज़न में जो प्रोग्राम्स वगैरह देखते हो, आपने इंटरनेट की सेवाएं ले रखी हैं। तो कई सारी ऐसी सेवाएं हैं जो आप लेते हैं, जैसे परिवहन की सुविधाएं या सेवाएं। ऐसी आप कई सारी वस्तुएं खरीदते हो। अब इन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के बीच में कई बार ऐसा होता है कि आपके साथ कुछ गलत तरीके से व्यवहार हो जाए। गलत व्यवहार का क्या अर्थ है, आपने कोई वस्तु या उत्पाद खरीदा, उस वस्तु या उत्पाद की जो डेट थी आपने ध्यान नहीं दी, एक्सपायर हो गई, है ना। एक्सपायरी डेट के चलते बहुत सारे वाद और विवाद, इस तरह के मुकदमे सामने आते हैं। कई बार आप देखते हो कि अस्पतालों में किसी डॉक्टर से आपने जो चिकित्सा ली, तो उसने उस चिकित्सा पद्धति को देने से पहले या उस चिकित्सा को प्रदान करते समय कुछ ऐसी खामियां कर दी जो अन्यथा आपके लिए एक बड़ी बीमारी का कारण ना बनती, या कोई बड़ा नुकसान हो गया आपके शरीर में। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कई संकल्पना सामने आती है। इसमें आप देखोगे कि आपके सामने बहुत सारी न्यूज़पेपर की कटिंग है। जैसे यहाँ क्या लिखा है, गरीबों को मिलेगी सस्ती दालें, अर्थात
महंगी दालें अगर गरीबों को मिल रही है तो वो एक समस्या वाली बात है। अगला क्या है, गलत दवा देने से महिला की मौत, यानी यहाँ पर कोई गलत दवा दे दी गई जिसके चलते किसी महिला की मृत्यु हो गई, है ना। तो ये मामला कहाँ जाएगा, बाद में उस गलत दवा को देने वाले को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। यहाँ आपको दिख रहा है, नीम हकीमों के विज्ञापन पर सरकार को नोटिस, अर्थात नीम हकीमों के जो विज्ञापन आ रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है। आपको ये भी समझ आ रहा है कि यहाँ पर भ्रामक विज्ञापनों की बात हो रही है, अर्थात बहुत सारे जो नीम हकीम हैं वो भ्रामक विज्ञापन देते हैं, गारंटियां लेते हैं कि हम ठीक कर देंगे, लेकिन उतना उपचार नहीं मिल पाता। इसी तरह आपको दिखेगा सुरक्षा की गारंटी के निहितार्थ, उपभोक्ताओं के विश्वास पर कोई सवाल हो गया, प्रदूषित पानी अगर आपको मिल रहा है तो कौन जिम्मेदार है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, बिना डॉक्टर शुरू हो गया अस्पताल। अगर मान लीजिए कोई अस्पताल ऐसा शुरू किया गया है जहां पर कोई डॉक्टर ही नहीं है, तो आपको चिकित्सा क्या मिल पाएगी, है ना। अब आपको वहां पर चिकित्सा मिल नहीं रही है, आपको इतनी जागरूकता थी नहीं कि आपका इलाज जिसने किया है वो वाकई सर्टिफाइड डॉक्टर था भी या फिर नहीं था। तो ऐसे कई सारे प्रश्नों को फिर आप उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास लेकर के जा सकते हैं। बेसिकली आपके सामने एक प्रश्न आता है कि बाजार में जो उपभोक्ता की स्थिति है उसे आप किस तरह से देखोगे। तो पहला जो आपका सब टॉपिक आएगा वो आएगा बाजार में उपभोक्ता किस तरह से आपको दिखता है। तो बाजार में जो हमारी भागीदारी है ना, उत्पादक और उपभोक्ता किस तरह से, उत्पादक प्लस उपभोक्ता दोनों के ही रूप में होती है। वहीं पर आप वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादक के रूप में भी कार्य करते हैं, और कई बार आप देखते हो कि बहुत सारे लोग कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं, वो सेवाओं को कंज्यूम भी करते हैं और साथ ही उनको उत्पादित भी करते हैं, है ना। जब आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई वस्तु या सेवा खरीदते हो तब आप कौन हो, उपभोक्ता हो। और जब आप इसी तरह की वस्तुओं या सेवाओं को किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराते हो तब आप उत्पादक हो। ठीक है, तो पिछले वाले अध्याय में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, संगठित क्षेत्र क्या है, असंगठित क्षेत्र क्या है। तो आपने ये देखा है और सीखा है कि इन सभी लोगों को मजबूत करने के लिए कई तरह के कानूनों की आवश्यकता पड़ती है ना। मान लीजिए कोई श्रमिक है, श्रमिक किसी संगठन के साथ जुड़ करके कार्य कर रहा है, अब उस संगठन ने मान लीजिए उसके जो अधिकार हैं उनको पूरा नहीं किया, उसको बहुत सारे लाभ नहीं दिए, उससे अतिरिक्त घंटों का कार्य लिया जा रहा है, उसके बदले उसको पेमेंट नहीं मिल रही, तो उसके लिए बहुत सारे कानून बने हैं। ऐसे ही उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए भी इस तरह के कानून बनाए गए हैं। जैसे आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में सुना होगा, अभी आगे उस पर थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का जो अध्याय है उसमें आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पढ़ना है, इसको COPRA बोलते हैं। यहीं पर आप RTI के बारे में सीखेंगे कि RTI क्या है और RTI का उपयोग क्या है ना। कंज्यूमर या उपभोक्ता को मजबूत बनाने में RTI किस तरह से उपयोगी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह की चीजों को आज के टॉपिक में आपको देखना है। इसके अलावा बाजार में उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए रेगुलेशंस और रूल्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर आप अकेले उपभोक्ता को देखेंगे तो अक्सर कमजोर स्थिति में आपको दिखाई देगा। ठीक है, जो भी खरीदी गई वस्तु है, सेवा है, जब भी आपको उसके बारे में कोई शिकायत होगी, कोई समस्या आएगी, तो जो विक्रेता होता है वो सारा का सारा उत्तरदायित्व तो आप पर डाल देगा। वो क्या कहेगा कि भाई अगर आपको चीज पसंद नहीं है तो हमारे यहाँ से मत लो, है ना। लेकिन इतना कह देने मात्र से उसकी जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती, है ना, कि बिक्री हो गई और विक्रेता की जिम्मेदारी नहीं रह गई, ऐसा नहीं है। तो कई तरह के उपभोक्ता आंदोलन हुए हैं, कंज्यूमर मूवमेंट्स हुए हैं, जिनकी बात अभी आगे हम इस चैप्टर में करेंगे। और आपको यह भी दिखेगा कि बाजार में शोषण के कई सारे रूप होते हैं। क्या क्या शोषण हो सकता है, अगर आप शोषण को समझ पाओगे तब आप इस अध्याय को ज्यादा बेहतर तरीके से जान पाओगे। जैसे कि कभी कभी व्यापारी, आपको समझ में आता है जो विक्रेता है वो अनुचित व्यापार करने लग जाता है, गलत तरीके से गलत प्रथाओं के साथ व्यापार करता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। आपको पता है कि जब आप कभी कोई फल खरीदने जाते हो, है ना, या कोई सामान खरीदने जाते हो, तो वहां पर उसकी एक तौल होती है। तो क्या कभी आपने देखा है कि तौलने के लिए किसी व्यक्ति ने बाट के स्थान पर, जो तौलने वाले उपकरण होते हैं उनके स्थान पर पत्थरों का इस्तेमाल किया हो, है ना। कई बार आपने देखा है कि आपको किसी रेस्टोरेंट में इस तरह के टैक्सेस या कर देने पड़े या शुल्क देने पड़े जो अन्यथा आपको मालूम भी नहीं थे, है ना। कई बार ऐसी चीजें होती हैं जहां पर मिलावटी तरीके से उत्पादों को बेचा जाता है, जैसे कोई दूध हो सकता है ना, जैसे कोई मक्खन का पदार्थ हो सकता है, जैसे घी हो सकता है, देशी घी के नाम पर कई सारे मिलावटी घी बाजार में बेचे जाते हैं। तो जब उत्पादक थोड़े और शक्तिशाली होते हैं, यानी उत्पादक जब मजबूत है, ठीक है, और बाजार में जो उपभोक्ता है वो बिखरे हुए हैं, तब आपको दिखेगा कि बाजार उचित तरीके से कार्य नहीं कर रहा,
है ना। तो विशेष रूप से ये स्थिति कब घटित होती है, जब वस्तुओं का उत्पादन बड़ी कंपनियां कर रही हो। जब भी बड़ी कंपनियां ज्यादा पूंजी वाली हैं, ज्यादा शक्तिशाली हैं, वो इस तरह के कामों में लगी होंगी, तो वो काफी ज्यादा पावर से चालाकी पूर्वक अपने धन का इस्तेमाल करते हुए मार्केट को प्रभावित कर सकती हैं। वो उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए समय समय पर आप देखते हो बहुत सारे विज्ञापन चलते हैं, है ना। और विज्ञापन है, मीडिया से गलत सोर्सेज से जानकारी आती है। जैसे एक कंपनी ने एक दावा ये किया था कि उनके द्वारा दिया जाने वाला दुग्ध का उत्पाद किसी माता के द्वारा उपलब्ध कराए गए दूध से कहीं बेहतर है। लंबे समय तक इस झूठ के साथ वो इस पाउडर को, मिल्क पाउडर को बेचते रहे। बाद में फिर जब उपभोक्ताओं ने इस पर एक तरीके से वाद दायर किए, फिर जाकर के उन्होंने अंत में माना कि उनके जो दावे थे वो काफी भ्रामक थे। इसी तरह आप देखते हो कि कई सारे ऐसे भी उत्पाद होते हैं जिनको बना करके दिया जाता है और उन्हें इस तरह से बनाया जाता है कि वो 2-3 महीने में ही खराब हो जाए। और जब वो खराब हो गए तो फिर आपको उसकी रिपेयरिंग या मरम्मत की सुविधा भी उपलब्ध नहीं होती। तो राइट टू रिपेयर की बात भी आज के समय आ गई है कि अगर आप किसी उत्पाद को खरीदते हैं तो अंतिम रूप से आपको उसकी रिपेयरिंग भी करा करके, या रिपेयरिंग की जिम्मेदारी कंपनी लेगी, तब आपको कोई उत्पाद दिया जाएगा। आप यहाँ पर देखोगे कार्टून है जो आपको तंबाकू के बारे में जानकारी देता है। क्या लिखा है कि सभी जानते हैं कि तंबाकू लोगों की जान लेता है, पर कौन कहे कि तंबाकू कंपनियों को तंबाकू बेचने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। और यही पूंजीवाद की स्थितियां हैं, है ना, जहां पर एक मजबूत कंपनी मिलकर के आज तंबाकू के उत्पादों को बेच रही है। अब इन्हीं सब उत्पादों और इस तरह की गलत प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर उपभोक्ताओं ने असंतोष व्यक्त किया है, जिन्हें आप उपभोक्ता आंदोलनों के रूप में देखते हैं। तो उपभोक्ता आंदोलन के बारे में अगर बात करें तो कई सारे विक्रेता अनुचित व्यावसायिक व्यवहारों में शामिल होते हैं। ठीक है, बाजारों में उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए जब तक कोई कानूनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी, तब तक आप सोच करके देखिए कि कितनी समस्या आती होगी। आप कभी भी किसी दुकान वाले के पास गए कोई बात कहने कि भाई हमारा उत्पाद खराब है, जो तुमने दिया एक्सपायर हो गया है, तो कह देगा आपको देख कर लेना चाहिए था, या आपने जो ले लिया उसके लिए आप जिम्मेदार हो, या कहीं और से ले लो। ठीक है, तो इसके लिए एक लंबे समय तक उपभोक्ताओं ने मिलकर के आंदोलन शुरू किए हैं, है ना। जब तक एक उपभोक्ता किसी दुकान वाले से या ब्रांड से संतुष्ट नहीं हो जाता, या उसको असंतोष के चलते, मान लीजिए संतुष्ट है तो ठीक है सामान ले रहा है, वो असंतुष्ट है, कुछ समय बाद उससे सामान लेना बंद कर देगा, उसकी बिक्री कम हो जाएगी, बाद में क्या करेगा वो दुकान वाला, उस उत्पाद को रखना बंद कर देगा, है ना। तो ये मान लिया जाता था शुरुआत में कि उत्पाद को खरीदना या ना खरीदना किसी भी उपभोक्ता की जिम्मेदारी है। और जब तक ये जिम्मेदारी उपभोक्ता पर थी तब तक समस्या थी, उपभोक्ता सावधानी बरते। लेकिन बाद में फिर उसके लिए कई सारी संस्थाओं ने मिलकर के प्रयास किया, जिन आंदोलन की हम बात कर रहे हैं, उपभोक्ता आंदोलन के नाम पर। और ये तय किया गया कि भारत और पूरे विश्व में कई सारे जो देश हैं वहां पर कंज्यूमर का भी एक अधिकार है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चीज एक दिन में हो गई, इसको करने में बहुत समय लगा और कई वर्ष लगे। फिर इसने वस्तुओं और सेवाओं की जो गुणवत्ता है उसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विक्रेताओं पर डाली। भारत में आप देखोगे तो जो उपभोक्ता आंदोलन है इसको सामाजिक बल के रूप में जाना जाता है। किस बल के रूप में? सामाजिक बल। क्योंकि जो भी उत्पाद आप लोग इस्तेमाल करते हो वो एक समाज के रूप में भी मौजूद है ना। अगर सभी लोगों को देखोगे तो एक साथ कई सारे लोग उन उत्पादों को ले रहे हैं। ऐसे में जब तक सामूहिक प्रतिक्रिया नहीं आएगी तब तक सामूहिक बल के रूप में चीजें आपको दिखाई नहीं देंगी, और अनैतिक कार्य या अनैतिक जो प्रथाएं हैं वो चलती रहेंगी, है ना। जैसे आप देखते हो कई बार खाद्य की कमी हो जाती है, दुकान वाले जमाखोरी करने लग जाते हैं, कालाबाजारी होने लगती है। ठीक है, खाद्य पदार्थों, खाद्य तेलों में मिलावट होने लगती है। तो 1960 के दशक तक व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हो चुका था। इन्हीं स्थितियों को देखते हुए 1947 में हम आजाद होते हैं, और एक लंबा समय, है ना, 10 सालों का समय बीत जाता है जब ये परिस्थितियां इस तरह से बन रही होती हैं। फिर आप देखोगे 1970 के दशक तक, 1970 के दशक तक जो उपभोक्ता कंपनियां हैं या संस्थाएं हैं वो उपभोक्ताओं के अधिकार से संबंधित काफी सारे लेख और समाचार पत्रों में इस तरह की बातों को छापना शुरू कर दिया था उन्होंने, है ना। सड़क यात्री परिवहन में जैसे आपको दिखता है अत्यधिक भीड़ भाड़ है, राशन की दुकानों में जो अनुचित कार्य होते हैं तो उसके लिए एक टास्क फोर्स बनाए गए। क्या बनाए गए? टास्क फोर्स बनाए गए जो इन पर नजर रखते थे। ठीक है, तो हाल ही में अगर आप देखोगे तो भारत में उपभोक्ता से संबंधित जो दल हैं, ठीक है, वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। उपभोक्ताओं से संबंधित जो अधिकार को बताने वाले दल हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। मैं आपको ऐसा एक उदाहरण देता हूँ उपभोक्ता इंटरनेशनल के बारे में।
तो जो उपभोक्ता इंटरनेशनल है वो 1985 में, कब 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को अपना लिया और इसे ही उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए उपयुक्त तरीके से अपनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने अन्य सरकारों को मजबूर किया। ठीक है, उपभोक्ताओं के अधिकारों की वकालत के लिए एक समूह के रूप में इसको जाना गया। भाई अगर यूएन में कोई ऐसा प्रस्ताव आएगा तो जो भी यूएन के सदस्य हैं उन देशों पर एक दबाव बनेगा कि सरकारें इस तरह के प्रयास करें, इस तरह के कानून बनाएं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखते हो तो ये उपभोक्ता आंदोलन का आधार माना जाता है। आज उपभोक्ता इंटरनेशनल 100 से भी अधिक देशों के 200 संस्थाओं का एक संरक्षक संस्था बन गया है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, है ना, इंटरनेशनल लेवल पर काम करता है, ग्लोबली काम करता है। इसी तरह अगर आप देशों के स्तर पर देखोगे तो देशों ने भी अपने यहाँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाए हैं और सुरक्षा के लिए, जिम्मेदारी के लिए कई सारी संस्थाएं भी आज के समय में काम कर रही हैं। तो जब इतने सारे प्रयास किए गए तो आपको दिखेगा कि इसके चलते फिर सरकारों ने अलग तरह से इन चीजों को देखना शुरू किया। आप देखोगे 1986 में 1986 में भारत सरकार ने भी एक बड़ा कदम उठाया और एक उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, कौन सा, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया गया और इसी अधिनियम को 1986 के अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो इसको आप कोपरा भी बोल सकते हो, COPRA, और कोपरा के नाम से प्रसिद्ध भी है, इसको इस नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको इस तरह के कई सारे उपभोक्ता शिकायत केंद्र, कंज्यूमर फोरम मिलेंगे। ठीक है, जो जिले स्तर पर होंगे, राज्य स्तर पर होंगे और राष्ट्रीय स्तर पर होंगे। तो आपके सामने एक सवाल ये आता है कि आखिरकार जो उपभोक्ताओं का अधिकार है, क्या सुरक्षा का अधिकार सबको मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, भारत में क्या क्या मुद्दे थे। अगर आप कुछ मुद्दों पर ध्यान देंगे तो आप अपने अधिकारों के प्रति ज्यादा जागरूक हो पाएंगे और अगर ऐसा कोई प्रश्न आपके सामने आता है उपभोक्ताओं के अधिकार से जुड़ा हुआ तो आप उसका भी उत्तर करने की स्थिति में मौजूद होंगे। एक स्टोरी है, देखिए, रेजी नाम के व्यक्ति की, रेजी मैथ्यू, है ना। तो रेजी मैथ्यू क्लास 9th में पढ़ते थे। किसमें पढ़ते थे? क्लास 9th में पढ़ने वाला एक स्वस्थ लड़का था। केरल के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने केवल टॉन्सिल निकलवाने के लिए एडमिशन लिया, एक तरीके से एडमिट हुए। सर्जन ने क्या किया, उनको सामान्य सी बेहोशी की दवा दे दी। क्या दे दी? एक सामान्य सी बेहोशी की दवा दे दी इस ऑपरेशन को करने से पहले और ऑपरेशन कर दिया। अभी जो दवा थी ये अनुचित थी और इस दवा का प्रभाव उनके मस्तिष्क पर पड़ा। ठीक है, उनके दिमागी असामान्यता जैसी स्थितियां पैदा हो गई और जीवन भर के लिए वो अपंग हो गए। अब उनके पिता ने इसमें चिकित्सा सेवा की गलती को देखा कि भाई एक जो डॉक्टर है, डॉक्टर ने गलती की है और उस कारणों को भी समझा कि आखिरकार किस तरह से गलती की है और लापरवाही के लिए उन्होंने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण समिति के पास 5 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए मामला दर्ज कर दिया। राज्य समिति ने यह कहकर मामला खारिज कर दिया कि उनके पास पर्याप्त सबूत नहीं है। क्या नहीं है? पर्याप्त सबूत नहीं है इस बात को साबित करने के लिए कि वाकई मेडिकल मिस्टेक की चलते, है ना, यानी जो ट्रीटमेंट के चलते मिस्टेक की गई, ट्रीटमेंट में मिस्टेक की गई, उसकी वजह से ही उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो खराब हुआ है। बाद में वो जाते हैं दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण समिति के पास, फिर से अपील करते हैं। याद रखिएगा, पहली अपील कहाँ की थी? राज्य स्तर पर। फिर जब राज्य स्तर पर वो अपील खारिज हो गई तो फिर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर, कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण समिति के पास अपील की, जिन्होंने मामले की जांच करने के बाद राष्ट्रीय समिति ने अस्पताल को और चिकित्सा में लापरवाही का दोषी ठहराया। अस्पताल की गलतियों को देखा और उन्हें चिकित्सा में लापरवाही का दोषी भी ठहराया और हर्जाना देने का फिर निर्देश दे दिया। तो आपको समझ में आता है कि रेजी जैसे कई सारे नौजवान होंगे, कई सारे लोग होंगे जो अक्सर इस तरह की स्थितियों और गतिविधियों का शिकार हो जाते हैं, है ना। तो रेजी की व्यथा यह साबित करती है कि कैसे एक अस्पताल में चिकित्सकों और कर्मचारियों द्वारा बेहोश करने में लापरवाही के चलते किसी छात्र की जिंदगी पूरे जीवन के लिए खराब हो गई, है ना। तो जब हम एक उपभोक्ता के रूप में बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं का यूज करते हैं तो हमें वस्तुओं के बाजारीकरण, है ना, बाजारीकरण एक शब्द है, तो हमें बाजारीकरण और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए सुरक्षित रहना चाहिए, है ना। तो सुरक्षित रहना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये जीवन के लिए और संपत्ति के लिए खतरा हो सकता है अगर आप कोई गलत उत्पाद ले लेते हैं या गलत तरह की सेवा ले लेते हैं। तो ऐसी बहुत सी वस्तुएं और सेवाएं हैं जिन्हें हम खरीदते हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से आपको वहां पर सावधानी बरतनी चाहिए। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं कि घरों में आप सभी को
प्रेशर कुकर का यूज करना होता है। किसका? प्रेशर कुकर का, जिसमें खाना बनाया जाता है। अब प्रेशर कुकर में अगर जो उसका सिक्योरिटी वॉल्व है ना, सेफ्टी वॉल्व है, जहां पर सीटी उसको बोलते हैं, अगर वो खराब हो जाए तो इससे बड़ा हादसा भी हो सकता है। प्रेशर कुकर फट सकता है, जिससे कोई व्यक्ति हताहत हो सकता है या किसी की मृत्यु भी हो सकती है। तो जो निर्माता है प्रेशर कुकर के, उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस सुरक्षा का पालन करें। क्या करें? इससे संबंधित गुणवत्ताओं का और सुरक्षा जिम्मेदारियों का पालन करें, ताकि उपभोक्ता को ज्यादा तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। चलिए अब आते हैं वस्तुओं और सेवाओं के बारे में कुछ जानकारी है। तो आपने कई सारी वस्तुओं को देखा है, कई सारी सर्विसेज को देखा है, जहां पर अगर आप कुछ खरीदते हो तो उसके पैकेट पर, आप पैकेट कभी पलट करके देखना, आप कोई भी सामान लाओगे उसके पीछे बहुत सारी जानकारियां लिखी होती हैं। और ये जानकारियां उस वस्तु के कंटेंट, उसमें क्या मिला है, जैसे आप एक हल्दी का पैकेट उठा लो, या मैं कह रहा हूँ आप कोई मिक्स मसाला उठा लो, उस मसाले के पैकेट में लिखा होगा कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, है ना, उसकी वैल्यू कितनी, उसका मूल्य कितना है, उसकी बैच संख्या क्या है, कब वह बनाया गया, और जो बनाने वाला है, बनाने वाले का पता क्या है, ये सब चीजें उसमें लिखी होती हैं। जब आप कोई दवा खरीदते हो, दवा में देखिए लिखा होगा कि उसको किस तरह से उपयोग करना है ना, उसके उपयोग से जुड़े हुए निर्देश होंगे, दवा के प्रयोग से जुड़े हुए जो संभावित खतरे हैं उसके बारे में जानकारी होगी। इसी तरह अगर आप कोई कपड़े खरीदते हो, वस्त्र खरीदते हो, तो उसमें उसको धुलने से संबंधित निर्देश दिए होते हैं कि उसको धुला कैसे जाना है। ठीक है, तो आप सोचो कि आखिरकार ऐसे नियम क्यों बनाए गए हैं, है ना, और वस्तु बनाने वाले को ये जानकारियां क्यों देनी पड़ती हैं? तो सिंपल सी बात है कि उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है उसके बारे में उसे सूचना पाने का अधिकार भी होता है। ठीक है, तब उपभोक्ताओं से जुड़ी हुई जो वस्तुएं हैं, वो किसी भी प्रकार की खराबी अगर उसमें आती है तो उपभोक्ता उसकी शिकायत कर सकता है। आप कुछ खरीद करके लाए, वो ठीक से काम नहीं कर रहा, कोई रेडियो उपकरण, कोई मोबाइल फोन उपकरण, या किसी अन्य चीज में आपने कुछ खर्च किया और वहां पर आपको वैसी सर्विस नहीं मिल रही, तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो। ठीक है, जब उपभोक्ता किसी वस्तु में कोई खराबी देखता है तो शिकायत कर सकता है, और आप उससे जुड़ी हुई सूचनाओं को भी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप कोई उत्पाद खरीदते हो और खराब होने के लिए, ठीक है, अंतिम तिथि से पहले ही वो खराब हो जाए, उसके लिए जो एक्सपायरी डेट है उससे पहले अगर खराब हो जाए, तो आप उसको बदलने के लिए कह सकते हो। आपने वारंटी के बारे में सुना है कि एक निश्चित समय तक जो सेवा प्रदाता है या जो उपकरण आपने खरीदा है उसकी रिपेयरिंग की जाएगी, है ना। ये सभी चीजें, इसलिए अगर वारंटी से पहले खराब हो जाए तो आप जा सकते हो और वो आपको मना नहीं कर सकता उसको रिपेयर करने से। तो ये सारी चीजें आपके अधिकारों के बारे में बताती है। ऐसे ही कई सारे लोग हैं जो अंतिम तिथि या हम कहें एक्सपायरी डेट खत्म हो जाने के बाद भी दवाओं की बिक्री करते रहते हैं, है ना। आपने ऐसे कई सारे केस को सुना होगा, कई सारे ऐसे वादों को सुना होगा। वाद अर्थात जो मामले दायर किए जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसी तरह आपने एमआरपी सुना है ना, यानी अधिकतम खुदरा मूल्य। तो अधिकतम खुदरा मूल्य का मतलब क्या है कि किसी भी उत्पाद को एमआरपी से ऊपर नहीं बेचा जा सकता, है ना। उपभोक्ता जो है विक्रेता से अधिकतम खुदरा मूल्य से कम दाम पर ही वस्तु को खरीदने से जुड़ा मोल भाव भी कर सकते हैं। यानी आप ये नहीं कहोगे कि आप एमआरपी से ज्यादा भेजोगे। हालांकि कुछ रेयर केसेस में मैं एग्जांपल बताता हूं, अगर कोई व्यक्ति आपको पहाड़ों पर जाकर के कोई चीज बेच रहा है, मान लीजिए 5 रुपए का कोई बिस्किट आता है, वो आपसे 8 रुपए मांग रहा है, तो ये जो 8 रुपए है इसको देने से आप मना नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको लेना है तो लीजिए अन्यथा मत लीजिए। ऐसा एक वाद मुझे याद आ रहा है। उस मामले में क्या था, न्यायालय ने ये कहा था कि मान लीजिए वो 5 रुपए का बिस्किट आपको बाजार में मिलता है, लेकिन वो आपको कहाँ जाकर दे रहा है, हिमालय जैसी ऊंचाई पर, कहीं पर आपने कैंप लगाया है, वहां उसकी दुकान है। तो इस उत्पाद को, जो कि जमीनी स्तर पर 5 रुपए का बिकता है, अगर उसको वो वहां तक ले गया है, कहाँ तक, ऊपर तक ले गया है, तो उसमें उसका माल भाड़ा खर्च हुआ, उसमें खच्चरों का इस्तेमाल किया, घोड़े का इस्तेमाल किया, या खुद की मेहनत की, इसको वैल्यू एडिशन माना जाएगा। जो 3 रुपए एक्स्ट्रा उसने लिए हैं वो गलत नहीं है, एक तरह का सेंस बनता है। लेकिन एक सामान्य स्थिति में अगर कोई आपको एमआरपी से ज्यादा कीमत पर बेचता है तो आप उसको लेने से मना भी कर सकते हो। और आज के समय आप देखोगे कई सारी सेवाएं जो हैं उसको प्राप्त करने के लिए या उपयोगी बनाने के लिए आपको सूचना का अधिकार दिया गया है। तो 2005 में आरटीआई एक्ट लागू किया गया था, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, है ना, जो नागरिकों को सरकारी विभागों से या अन्य तरह की संस्थाओं से सूचना पाने का अधिकार देता है। देखिए एक एग्जांपल है, अमृता नाम की एक महिला है ना, उन्होंने इंजीनियरिंग में स्नातक किया है, नौकरी पाने के लिए गई, सभी प्रमाण पत्र जमा कर दिए, इंटरव्यू दे दिया, उसके बाद भी सरकारी विभाग से कोई उनको जानकारी नहीं मिली।
कर्मचारियों ने उनके किसी सवाल का जवाब देने से भी मना कर दिया। तब उन्होंने क्या दायर किया, आरटीआई दायर की, राइट टू इन्फॉर्मेशन दायर किया और एक प्रार्थना पत्र दिया और कहा कि उचित समय तक परिणाम की जानकारी पाना उनका अधिकार था, जिससे वो भविष्य की योजना बना सकती थी। भाई कोई व्यक्ति है, मान लीजिए आप भी कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए 2022 में आपने कोई परीक्षा दी है, उसका रिजल्ट 2025 तक अगर लटका हुआ है, तो इन 3 सालों में क्या आप केवल बैठ करके रिजल्ट का इंतजार करते रहोगे, या फिर ऐसा भी होगा कि आप उस रिजल्ट के अलावा कुछ और चीज़ों को कर लो। उस 3 साल में आप कुछ और योजनाएं बना सकते थे अपने भविष्य को लेकर के, है ना। तो ये उन्होंने कारण दिए। बाद में उनको रिजल्ट क्यों देरी से आया इसकी जानकारी दी गई, बल्कि उनको नियुक्ति पत्र भी मिला क्योंकि उनका इंटरव्यू अच्छा गया था। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि आरटीआई के क्या क्या लाभ हैं, तो बहुत सारे लाभ भी मिल रहे हैं। इसी तरह अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा राइट टू चूज, क्या, राइट टू चूज, और साथ चयन का अधिकार। अब देखिए, अंसारी नगर में अभिरामी नामक एक छात्रा थी, एक एग्जाम्पल है बेसिकली, देखो आपको समझ में आएगा कि चल क्या रहा है और कैसे चीज़ों को करना है, क्या किन किन लोगों ने किस तरह से समस्याओं का सामना किया, किस तरह से उसमें सॉल्यूशंस निकाले। तो अभिरामी नामक एक छात्रा थी, उन्होंने दिल्ली में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए एक कोचिंग संस्थान में 2 साल का पाठ्यक्रम ले लिया। ठीक है, किसी कोचिंग से उन्होंने 2 साल का सिलेबस कवर करने की जिम्मेदारी ले ली और 2 साल का अध्ययन कराने के लिए, 2 साल पढ़ने के लिए 61,020 रुपए उन्होंने जमा कर दिए। कितने, 61,020 रुपए उन्होंने 2 साल की फीस जमा कर दी। उनको वहां समझ में आया कि जो पढ़ाई का लेवल है वो ठीक नहीं है, ठीक से पढ़ाते नहीं है, कभी टीचर आते हैं कभी नहीं आते हैं, क्लासरूम में क्लास लगती नहीं है। तो उन्होंने साल के अंत तक ये सोचा कि अब वो उस पाठ्यक्रम को छोड़ देंगे, और उन्होंने 1 साल पढ़ लिया था, तो बचे हुए 1 साल के लिए उन्होंने कहा कि उनको फीस लौटा दी जाए। तो उन्होंने इसके लिए जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में मुकदमा दायर किया। कहाँ, जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में मुकदमा दायर करते हैं। तो आयोग ने जो है संस्था को 28,000 रुपए लौटाने का आदेश दे दिया और ये भी कहा कि छात्रा को दरअसल चुनने का अधिकार है कि आपकी सर्विस अच्छी नहीं तो वो छोड़ सकते हैं। जैसे आप एक समय तक मान लीजिए कोई पोस्टपेड सर्विस लेते हो, या मैं कह दूं चलिए प्रीपेड सर्विस लेते हो, क्योंकि आपने पहले पेमेंट कर दिया प्रीपेड में, सर्विस आपको अच्छी नहीं लग रही या सर्विस आपको ठीक से नहीं मिल रही, तब आप क्या कर सकते हो, ये प्रश्न दरअसल इस बारे में है। अब जब इतना हो गया तो संस्थान ने देखिए क्या किया, संस्थान ने राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील दायर कर दी। अब राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिला आयोग के निर्देश को तो बरकरार रखा ही, साथ ही ये भी कह दिया कि संस्थान ऐसी बेकार अपील कर रहा है तो 25,000 का दंड भी लगा दिया, और संस्थान को 7,000 रुपये मुआवजा और याचिका खर्च के रूप में छात्रा को देने के लिए कह दिया कि भाई छात्रा को इतनी परेशानी हुई है तो मुआवजा भी दो, है ना। तो राज्य आयोग ने सभी शिक्षण संस्थानों और व्यावसायिक संस्थानों को विद्यार्थियों से पूरे साल की फीस को एडवांस में लेने से भी वहां पर मना किया था। ठीक है, और आयोग के मुताबिक इस आदेश का उल्लंघन करने पर दंड शुल्क देना पड़ सकता है और जेल भी जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो उपभोक्ता के रूप में जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तब तक आप कोई भी कार्य को या कोई भी सामान, कोई भी उत्पाद को लेने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, और ले भी लेते हैं तो उसके बाद अगर कोई गड़बड़ी होती है तो गड़बड़ी का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। ठीक है, जो कि आपका अधिकार है। तो अगर इस घटना की बात की जाए तो इस घटना से आपको क्या समझ में आया कि किसी भी उपभोक्ता को जो कि किसी सेवा को प्राप्त करता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी एज का हो, किसी भी जेंडर का हो, तो उसे इस तरह की सेवा को लेने के लिए चुनने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, मान लीजिए आपको एक टूथपेस्ट खरीदना है। अब टूथपेस्ट खरीदने के लिए दुकान वाला ये कहता है कि आपको टूथपेस्ट तभी बेचेगा जब आप उससे जुड़ा हुआ एक ब्रश भी साथ में खरीदोगे, और आपको ब्रश नहीं लेना, तब आपके पास चुनने के अधिकार का उल्लंघन हुआ, है ना। कि आपको भाई चुनने का क्या अधिकार मिला, आपको ब्रश नहीं चाहिए, आपको सिर्फ टूथपेस्ट चाहिए। इस तरह आप देखते हो कि कभी कभी जब आप नया गैस कनेक्शन लेने जाते हो तो जो डीलर है उसके साथ एक चूल्हा भी लेने का दबाव बनाता है। ठीक है, तो कई बार ऐसी वस्तुओं को लेने का जो दबाव होता है जो हमें लेने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती, तब आपके पास ऐसा कोई विकल्प बचता नहीं है। ठीक है, अब कुछ चीजें हैं जिस पर विचार कर सकते हो आप। ऐसी कुछ वस्तुओं के लुभाने वाले विज्ञापन दिए हैं जिन्हें बाजार से खरीदते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पर कि 500 ग्राम पैक पर 15 ग्राम की अतिरिक्त छूट, है ना। अखबार में आप देखते हो ग्राहक बने, साल के अंत तक उपहार पाए, खुरचिए और 10 लाख तक का इनाम जीतिए, 500 ग्राम ग्लूकोज डिब्बे के भीतर एक दूध का चॉकलेट, पैकेट के भीतर एक सोने का सिक्का। तो इस तरह की जो भी चीजें हैं ये क्या है, लुभाने वाले विज्ञापन है जिस पर कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, तो अगर कभी ऐसा होता है, उपभोक्ता जो है न्याय पाने के लिए कहां पर जाएंगे। ठीक है, इसको समझते हैं। तो आपने पीछे कई सारे एग्जाम्पल समझे,
रेजी मैथ्यू का, जिनके साथ अस्पताल ने बदमाशी की थी, अभिरामी का, जिनके साथ कोचिंग संस्थान ने गलत किया। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जहां पर उपभोक्ताओं के अधिकारों की अवहेलना हुई है। ऐसी जो घटनाएं हैं हमारे देश में अक्सर घटती रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो उपभोक्ता है न्याय पाने के लिए कहाँ जाएंगे? तो एक समझिए, उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध, ध्यान से समझिएगा, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है। किसका? क्षतिपूर्ति निवारण। अर्थात आपको किसी वस्तु या सेवा से जितनी क्षति हुई है, जितना नुकसान हुआ है, आप उतने क्षतिपूर्ति पाने के अधिकारी हो सकते हैं। तो इस कार्य को पूरा करने के लिए एक आसान सा सिस्टम बनाया गया है और एक जन प्रणाली बनाई गई है। जैसे उपभोक्ताओं को उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र के सामने जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करानी होती है। एक उपभोक्ता केंद्र है, आप वहां जाइए और अपनी शिकायत दर्ज करा दीजिए। खुद भी जा सकते हैं, किसी वकील को लेकर के जा सकते हैं। तो अगर आपको ये जानना है कि कोई व्यक्ति ऐसा कैसे करेगा, तो एक एग्जाम्पल है प्रकाश का। ठीक है, इस एग्जाम्पल को यहाँ पर देखिए। अपनी बेटी के लिए प्रकाश मनी ऑर्डर भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस पर जाते हैं, लेकिन उनको क्या पता चलता है कि जो मनी ऑर्डर है वो उनकी बेटी तक नहीं पहुंचा। तो वो जाते हैं पोस्ट ऑफिस कार्यालय में, मनी ऑर्डर के बारे में जांच करते हैं, पूछताछ करते हैं। बाद में उनको वहां पर किसी तरह का कोई आंसर भी नहीं मिलता, वो बताते भी नहीं कि क्या हुआ, कहाँ दिक्कत आई। तो प्रकाश क्या करते हैं, क्षेत्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के पास चले जाते हैं, कंज्यूमर फोरम में चले जाते हैं और उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में मुकदमा दर्ज करते हैं। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेते हैं, उसको भर देते हैं। फिर क्या होता है, आयोग के कार्यालय में जब मुकदमे पर बहस होती है तो वो खुद जाते हैं। आयोग उनके दस्तावेजों को देखते हैं, दोनों पक्षों की बात को सुनते हैं और फिर जज जो है अपना फैसला सुना देते हैं। इसमें जो है व्यवस्था ऐसी है कि अगर आप कहीं पर भी जाकर के ऐसी शिकायत करते हो, ठीक है, तो शिकायत करने के दौरान आप खुद भी जा सकते हो, कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी आप अपनी शिकायत का समाधान ले सकते हो। तो भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने अलग अलग संगठनों के निर्माण में जो है भूमिका निभाई है, जिन्हें अक्सर उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता संरक्षण परिषद के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता संरक्षण परिषद, उपभोक्ता संरक्षण परिषद, इस तरह से इनको जाना जाता है। और ये उपभोक्ता जो आयोग है, ये ना केवल आपका विवाद निवारण में मदद करते हैं, बल्कि कैसे आप मुकदमा दर्ज करा सकते हैं इस पर भी आपकी सहायता करते हैं। बहुत से मौकों पर ऐसा भी हो जाता है कि उपभोक्ता के प्रतिनिधि के रूप में भी चले जाते हैं। ठीक है, तो ये जो स्वयंसेवी संगठन है, जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार से फंड भी प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगर आप किसी आवासीय कॉलोनी में रहते हो, रेजिडेंशियल कॉलोनीज जो आपने सुना है, तो आपने एक रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के बारे में सुना होगा, है ना, यानी निवासी कल्याण संघ। तो ये क्या होता है, ये उसके सदस्य के साथ अगर किसी तरह की कोई अनुचित व्यावसायिक गतिविधि हो जाती है या कार्रवाई हो जाती है, तो उस मामले में जो संस्था है वो उसके मामले को देखती है। ठीक है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट जो एक्ट है उसके तहत फिर मामलों को देखा जाता है। जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र को स्थापित किया गया है। जिला स्तर का जो प्राधिकरण है, उपभोक्ता आयोग विवाद निवारण केंद्र कहते हैं। उपभोक्ता आयोग विवाद निवारण केंद्र, 1 करोड़ रुपए तक के अगर कोई दावे होते हैं तो उसको जिला स्तरीय यह आयोग देखता है। वहीं पर दूसरा है राज्य स्तरीय प्राधिकरण, जिसको राज्य आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य आयोग। तो 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक के जो मामले हैं वो राज्य आयोग देखता है। तीसरा है राष्ट्रीय स्तर पर गठित किया गया आयोग। अगर आपका कोई वाद है जिसमें आपका वाद 10 करोड़ रुपए से ज्यादा तक का है, तो फिर वो राष्ट्रीय आयोग के पास जाएगा, उससे संबंधित मुकदमा ये देखेगा। अगर आपका कोई मुकदमा जिला स्तर पर खारिज हो गया है तो आप राज्य स्तर पर अपील कर सकते हो। ठीक है, और उसी तरह अगर राज्य स्तर पर खारिज हुआ है तो फिर आप राष्ट्रीय स्तर पर अपील कर सकते हो। तो इस प्रकार जो अधिनियम है उसने उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता न्यायालय में प्रतिनिधित्व का अधिकार भी दिया है, जो आपको मजबूत बनाता है। ठीक है, तो उपभोक्ताओं को सचेत करने के लिए अक्सर सरकारें विज्ञापन देती रहती हैं, और इस तरह के कई सारे विज्ञापन हैं जो आपको इस अधिनियम के अंतर्गत दिए जाते हैं कि उपभोक्ता किस तरह से जागरूक रहे। जागो ग्राहक जागो, आपने देखा होगा, कई सारे ऐसे एड्स चलते हैं। इसी तरह आपने आईएसआई और एगमार्क के बारे में सुना होगा। क्या होता है, जब आप बहुत सारी वस्तुएं खरीदते हो, है ना,
तो उसके ऊपर कई सारी चीजें लिखी होती हैं। जैसे आप ISI का मार्का देखते हो, यहाँ पर दिया हुआ है और मेड इन इंडिया लिखा होता है। तो ISI जैसे एगमार्क है, हॉलमार्क है, ऐसे लोगो लगे होते हैं। जब भी कोई उपभोक्ता कोई वस्तु और सेवाएं खरीदता है तो ये लोगो और प्रमाणक चिन्ह है ना, इनको आप कहते हो प्रमाणक चिन्ह, उन्हें अच्छी गुणवत्ता की वस्तु खरीद रहे हैं इसके बारे में मदद करता है। तो ऐसे संगठन जो ऐसे प्रमाण पत्रों को जारी करते हैं, उत्पादकों को उनके द्वारा श्रेष्ठ गुणवत्ता पालन करने की स्थिति में ऐसे शब्द चिन्ह प्रयोग करने की अनुमति दी जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप कोई उत्पाद ऐसा खरीदोगे जिसमें ISI मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि उस उत्पाद की गुणवत्ता को प्रमाणित किया गया है लैब के अंतर्गत, है ना। तो ये उत्पाद आपको बेहतर है। वहीं आप ऐसा उत्पाद खरीदते हो जो ISI का मात्रक या प्रमाणक पत्र या प्रमाण पत्र लेकर के नहीं चल रहा है, ऐसे में उसकी गुणवत्ता कितनी बेहतर है इसके बारे में कोई भी मान्यता नहीं दी गई है। तो आप मानक के रूप में इसको देख सकते हो। तो जो संगठन है बहुत से उत्पादों के लिए गुणवत्ता का मानदंड विकसित करते हैं, लेकिन सभी उत्पादों का इन मानदंडों का पालन करना जरूरी नहीं होता। यानी ऐसा नहीं कि हर उत्पाद के ऊपर ये एक तरीके से इंस्पेक्शन कराने की मजबूरी हो, ठीक है। कुछ उत्पाद ऐसे हैं जो किसी उपभोक्ता की सुरक्षा और स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि LPG सिलेंडर, खाद्य में उपयोग होने वाले कलर या कोई अन्य कंटेंट या सीमेंट या बोतल बंद पानी। तो इसके लिए जरूरी है कि ये ऐसे जो प्रमाण पत्र हैं वो जरूर ले। यानी इस उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले जो भी खाद्य सामग्री है, पदार्थ है, उसमें प्रमाणन लिया जाना आवश्यक है। अन्य उत्पादों में ऐसा आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो उपभोक्ता आंदोलन को बढ़ाने के संबंध में कुछ जानकारी दी हुई है, इस पर थोड़ा सा विचार कर लें। तो जो कोपरा एक्ट था, COPRA, अभी इसके बारे में मैंने आपको बताया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट एक्ट, तो इसमें अभी 2019 में संशोधन किया गया था और इसमें इंटरनेट के माध्यम से जो आप चीजें खरीदते हैं, ठीक है, इंटरनेट के जरिए आप जो खरीद करते हैं उसको भी इसमें शामिल किया गया। अगर कोई सर्विस आपने ली है ना, या कोई वस्तु ली है, कोई उत्पाद लिया है, जो सर्विस प्रोवाइडर है आपका, जैसे आपने अमेजोन से या किसी और चीज से लिया है, फ्लिपकार्ट से लिया है, जो सर्विस प्रोवाइडर है और जो निर्माता है, दोनों को ही यहाँ पर दोषी ठहराया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है, और यहाँ तक कि जेल की भी सजा हो सकती है। तो उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के बाहर तटस्थ मध्यस्थ की सहायता से विवाद के निपटारे को अब उपभोक्ता आयोग के सभी तीनों स्तर तक लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। और उपभोक्ता आयोग जो बना है, या हम कहें जो कानून बना है, 35 साल हो गए हैं, उसके बावजूद अभी धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है। और श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कानून लागू होने के बावजूद बहुत सारे क्षेत्रों में आपको ये कमजोर दिखाई देता है, जैसे कि असंगठित क्षेत्रों में, है ना, क्योंकि नियमों के बारे में जागरूकता नहीं होती, लोगों को पता नहीं होता। तो ये जो आंदोलन है उपभोक्ता उत्पादों से संबंधित या उपभोक्ता के अधिकारों से संबंधित, ये अभी रुका नहीं है, लगातार चल रहा है। आप और हम जब भी इन पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से इनके बारे में पढ़ते हैं या सीखते हैं तो जागरूक होने की बातें पता चलती हैं। जैसे आज इस अध्याय में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो शायद आपको पहले पता ना रही हो और अब पता चल गई हैं। तो आप तो क्योंकि UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए पढ़ना ये आवश्यक है। या कुछ बच्चे, देखिए क्लास 10th की पुस्तक है ना, क्लास 10th की पाठ्य पुस्तक है NCERT की, जिसमें इस तरह की बातों को भी दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा कितनी आवश्यक है किसी भी समाज और समुदाय के लिए। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो पाएंगे। ऐसे में कोई भी सामने वाला आकर के आपको मूर्ख बना सकता है। चलिए, अब कुछ अभ्यास से जुड़े हुए प्रश्न है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे कि बाजार में नियमों तथा विनियमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कुछ उदाहरणों के द्वारा समझाइए। अगला कहता है भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई। आप कुछ कारण बता सकते हो कि भाई मिलावट बहुत हो रही थी, लोग धोखाधड़ी कर रहे थे, है ना। 2 उदाहरण देकर उपभोक्ता जागरूकता की जरूरत का वर्णन कीजिए। कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिससे उपभोक्ताओं का शोषण होता है, कैसे होता है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी। तो ऐसे जो भी चीजें आपने इस टॉपिक में आराम से चीजों को जो समझा है उन्हीं से बने हुए ये प्रश्न है। मान लीजिए आप शहद की एक बोतल और बिस्किट का एक पैकेट खरीदते हो, खरीदते समय आप कौन सा लोगो या चिन्ह देखोगे, अब आपको पता चल गया कौन सा देखोगे, ठीक है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, किसी उत्पाद के घटकों का विवरण कहाँ होगा, है ना। अगला एगमार्क क्या है, स्कूटर में खराब इंजन के कारण कोई दुर्घटना हुई उसे आप कहाँ मैच कराओगे, जिला उपभोक्ता आयोग विकसित करने वाली एजेंसी कौन सी है ना। अगला क्या है, फूड फोर्टिफिकेशन किससे संबंधित है, उपभोक्ता इंटरनेशनल क्या है, भारतीय मानक ब्यूरो ISI क्या है। तो इस तरह के कुछ उत्तर हैं जो आपको देने हैं, कुछ सही गलत बताने हैं। क्या कोपरा केवल सामानों पर लागू होता है ना। भारत विश्व में उन देशों में से एक है जिनके पास उपभोक्ताओं की समस्याओं के निवारण के लिए विशिष्ट प्राधिकरण है ना।
अगला क्या है, जब उपभोक्ताओं को ऐसा लगे कि शोषण हुआ है तो उसे जिला उपभोक्ता आयोग में निश्चित रूप से मुकदमा दायर करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, यहाँ पर तो आप सही ही लगाओगे। जब अधिक मूल्य का नुकसान हो तभी उपभोक्ता आयोग में जाना लाभप्रद है? नहीं, कम मूल्य में भी जा सकते हैं। हॉलमार्क आभूषणों की गुणवत्ता बनाए रखने वाला प्रमाण है। सही बात है। उपभोक्ता समस्याओं के निवारण की प्रक्रिया अत्यंत सरल और शीघ्र होती है? नहीं, अत्यंत सरल और शीघ्र नहीं होती, कई बार कठिन हो जाती है। उपभोक्ताओं को मुआवजा पाने का अधिकार है जो क्षति की मात्रा पर निर्भर करता है। सही बात है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस अध्याय में जो चीजें उनको सीख लीजिए। फिर हम अगले चैप्टर को शुरू करेंगे अगली पाठ्य पुस्तक से, और ये कक्षा 10 की पुस्तक का अंतिम अध्याय है। इसके अलावा स्पेशल क्लासेस के बारे में बच्चे पूछ रहे थे कब से शुरू हो रही है, तो वो शुरू हो चुकी हैं, और शाम को 7 बजे उसका समय है। और उसके अलावा जो बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है उनको उसका लिंक मिल जाएगा। आज की क्लास संभवतः 4:30 बजे के लिए शेड्यूल है, और आज की क्लास से जो मेरा मतलब है, आज मैं तारीख जो है वो है 4 तारीख, है ना। जब ये वीडियो आप लोग हो सकता है बाद में देख रहे हो, तो 4 तारीख की क्लास के बारे में चर्चा है कि स्पेशल क्लास शाम को 4:30 बजे होगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं विराम देंगे। पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।